अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज इंतहाई अहम और बड़ा दिन है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की अदालत से एक बड़ा हुक्म सामने आ गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने लापता शायर अहमद फरहाद और लापता अफराद केस की बड़ी अहम समाअत की, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी पेश हुए। अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की जानिब से वो सवालात किए गए और वो क्लैरिटी आ गई है कि जिसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुश्किल, इस्टेब्लिशमेंट की मुश्किल मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको याद होगा कि शायर अहमद फरहाद केस के अंदर अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई थी कि जुमे के रोज तक अहमद फरहाद वापस आ जाएंगे, यानी जुमे का वक्त दिया जाए, और उसके बाद समात जुमे तक मुलतवी हो गई थी। अब आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का सबसे पहले तो ये कहना था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट नाकाम हो गई, रियासत नाकाम हो गई कि एक लापता शहरी को बाजियाब नहीं करा सकी। और लापता अफराद कमीशन की कारकर्दगी के ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान उठा दिए कि लापता अफराद कमीशन के अंदर जिस तरह से काम होता है, वहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग जाते हैं, वो अपना रोना रोते हैं और कमीशन अपना रोना रोता है और इस तरह से कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज को लेकर ये सवाल हुआ कि ये जो सेक्टर कमांडर्स हैं, ये सेक्टर कमांडर्स हैं, इनको जाती हैसियत में बुलाया जाए। और मौके पर मौजूद डीएसपी से कहा गया कि आप सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड करें, हिम्मत करें। सेक्टर कमांडर की जो वैल्यू है या हैसियत है, वो पुलिस के एक एसएचओ से ज्यादा नहीं है। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं कि अदालत में यहां पर जो एसएचओ खड़े हुए हैं, जो सेक्टर कमांडर है, उसकी हैसियत या औकात एसएचओ से ज्यादा नहीं है। तो उस एसएचओ से जो है वो जाके बयान रिकॉर्ड करें, उस सेक्टर कमांडर का बयान लें और उसको जिमनी के अंदर लिखें और उसको पेश करें। अदरवाइज हम सेक्टर कमांडर्स जो है उनको भी अदालत के अंदर बुलाएंगे। और फिर वो इस्तफसार उनकी जानिब से किया गया कि डीजीआईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका सरबराह किसके अंडर आता है। बताया गया कि वजीर आजम के अंडर आता है। तो कहते फिर तो काम आसान हो गया। आसान इसलिए हो गया कि हम वजीर आजम को बुलाएंगे, लेकिन अभी नहीं बुला रहे। ये आखिरी स्टेज होगी, मौका आने पर वजीर आजम को अदालत में बुलाया जाएगा। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी इस मामले के ऊपर इस हद तक डटे हुए हैं कि आज ही अहमद फरहाद केस के अंदर, क्योंकि हामिद मीर साहब मौजूद थे और ये नुकता उठाया गया मीर साहब की तरफ से कि ये जो प्रोसीडिंग्स है इसके ऊपर पेमरा ने बैन किया हुआ है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का नाम आता है, इदारे का नाम आता है, तो आप ये प्रोसीडिंग्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर नशर नहीं कर सकते। तो क्या हम दिखा सकते हैं? जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा बिल्कुल दिखा सकते हैं। और इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि मैं ऑर्डर पास करूंगा और आइंदा से जो भी समात लापता अफराद से मुतालिक इस कोर्ट के अंदर होगी, वो बराह रास्त नशर की जाएगी। नंबर वन तो पेमरा के उस नोटिफिकेशन को जो जारी किया गया था, जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इसको नहीं दिखा सकता, उसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। और दूसरा ये कहा है कि बराह रास्त इस तरह के केसेस को नशर किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल भी मुश्किल में है, हुकूमत भी मुश्किल में है, रियासत भी खासी मुश्किल में है। घमसान का रन है कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला आसानी से किसी, ये ऊंट किसी करवट बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, इस्टेब्लिशमेंट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, लाहौर हाई कोर्ट, इवन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी आज पेमरा के इस नोटिफिकेशन से मुतालिक एक दरखास्त दायर की गई थी। और कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हैं, वो अदालत का दरवाजा खटखटा रही है। और जाहिर है पेमरा के इस नोटिफिकेशन को तो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। लगता है कि कोर्ट रिपोर्टिंग के ऊपर जो कदगन लगाने की कोशिश की गई वो नहीं होगी। लेकिन आज की समात के अंदर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के अनप्रेसिडेंटेड रिमार्क्स हैं रिगार्डिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज, अब ये रिपोर्ट भी हो रहे हैं, पब्लिक डोमेन में भी आ रहे हैं। जाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसको नशर नहीं कर रहा है, लेकिन डिजिटल मीडिया पे आ रहे हैं, एक्स के ऊपर शेयर हो रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स इसको अपने अपने हैंडल्स के ऊपर डाल रहे हैं। और जिस तरह की प्रोसीडिंग्स हुई हैं, ये दर्द सर होने वाली हैं। वजीर आजम से लेके डीजीआईएसआई तक, डीजीआईएसआई से लेके तमाम तर इदारों तक, ये बड़ा दर्द सर बनने जा रहा है। और इसके लिए जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट कोई ना कोई काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार कर रही कि किसी तरह से इन जजेस को रोका जाए जो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट तबले जंग बजाए हुए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है। अब जाहिर है जस्टिस काजी फायजीसा की भी प्रॉब्लम होगी कि वहां पर तो आप अपने केसेस बराह रास्त दिखा रहे हैं, तो हम इन केसेस को बराह रास्त क्यों ना दिखाएं। और फिर आपको ये भी याद होगा कि 30 मई को, क्योंकि इमरान खान साहब को पेश होना है नैब केस के अंदर, तो उसमें भी एक इस्तदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी है कि वो भी बराह रास्त दिखाया जाए, उसको भी बराह रास्त दिखाएं, इसको भी बराह रास्त क्रॉस द बोर्ड दिखाएं। फिर आपने दिखाना ही ये दिखाइए, फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के केसेस भी दिखाइए, लापता अफराद के केसेस भी दिखाइए, इमरान खान के केसेस भी दिखाइए। फिर ये कह रहे हैं कि डीजीआईएसआई वजीर आजम को रिपोर्ट करता है, वजीर आजम को भी बुलाएंगे और दिखाएंगे। और फिर सेक्टर कमांडर्स को आपने कह दिया एसएचओ की हैसियत है,
रिकॉर्ड करे और फिर वो कहते हैं कि हम डरने वाले नहीं है। ये जो मीडिया के ऊपर जो कुछ होता है, जस्टिस काजी फाइसा को पैगाम है कि गालियां हमें दी जाती हैं, सारा कुछ है, देते रहें, ये पहले भी दी गई हैं, कोई मसला नहीं है। पार्लियामान के अंदर आपने तकरीरें करनी, आप बिल्कुल कर लें, हम इससे डरने वाले नहीं है, हम अपने जो फैसले हैं वो लिखते रहेंगे, देते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि ये घमसान की रंग जो पड़ा हुआ है, जल्दी ये खत्म होता हुआ फायर फाइटिंग होती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला, आज ईवान बाला के अंदर सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया है। बैरिस्टर गौहर हो, शिबली फराज हो, उमर अयूब हो, और जाहिर है उनकी जानिब से जो है ना, आपने देखा कि जैसे उमर अयूब ने गुज़श्ता रोज़ आके एक मीडिया टॉक की, बैरिस्टर गौहर ने की, आज शिबली फराज ने अच्छी खासी सेनेट के अंदर तकरीर कर दी, और उसमें जो सीडीए ने ऑपरेशन किया गुज़श्ता रात, उस हवाले से जो एविडेंसेस है वो भी सामने आ गए हैं। और उसमें ये बात सामने आई है कि 7 जुलाई 2020 को सरताज नामी जो शख्स है, जिसकी मिल्कियत में ये प्लॉट बताया जा रहा है, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद के अंदर, मरकजी सेक्रेटेरिएट है, 7 जुलाई 2020 को सरताज नामी शख्स से ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतकिल हो गई थी। इसका डॉक्यूमेंट सामने आ गया है, और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर इंटरेस्टिंगली सीडीए के दस्तखत भी मौजूद है। अब आज आमिर मुगल साहब को भी अदालत में पेश किया गया, अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया, वहां पर बैरिस्टर शुएब शाहीन पेश हुए। सवाल हुआ भी कोई दहशतगर्द है जिनको पकड़ा हुआ है आपने, जिस तरह का क्रैकडाउन हुआ है। अब ये जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, एक सीडीए का मौकिफ है, सीडीए कहता है कि नाजायज हैं, ये तजावुजात हैं, और आपने इधर उधर जो है ना इंक्रोचमेंट की हुई है, और एक मंजिल और तामीर कर ली ऊपर, और विदाउट एनी डॉक्यूमेंट की है, गैर कानूनी, इलीगल है। और दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट आ गया, और डॉक्यूमेंट भी वो है जो 7 जुलाई 2020 जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उस वक्त ये डीड हुई थी, और सरताज नामी शख्स से ये लैंड ट्रांसफर हो गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उसके ऊपर सीडीए ने दस्तखत भी कर दिए थे। तो भाई जब दस्तखत हैं, एविडेंस मौजूद है, तो फिर आप ये रेड कैसे कर सकते हैं? अब ये सवाल भी उठेगा आने वाले दिनों में। जाहिर है अब हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट का जो गुस्सा है, गमो गुस्सा है, वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस गुस्से से फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। आप जितनी कार्रवाइयां करते हैं, उससे मजीद पॉपुलैरिटी पीटीआई को मिलती है, उससे मजीद खबरों में रहने का मौका पीटीआई को मिलता है, वो मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो मजीद हार्डलाइन लेते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये सब कार्रवाइयां काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही हैं। अल्टीमेटली रियासत विल हैव टू रिविजिट देयर पॉलिसी, और बैठना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर गुजारा चल नहीं रहा है। लास्टली मैं आपको बता दूं कि 2 एजाजिया तनख्वाहें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने अमले को देने का फैसला कर लिया है। आई डोंट नो कि इस कंगाल मईशत में और इस तरह के मुल्क के अंदर ये तनख्वाहें इलेक्शन कमीशन के अंदर बंदर बांट क्यों हो रही। कभी 3 तनख्वाहें, कभी 2 तनख्वाहें, और कभी वजीर आजम ऑफिस के अंदर स्टाफ को 4-4 तनख्वाहें बोनस के तौर पर दे दी जाती हैं। ये 2 इंतहाएं हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।